नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार चक्कर आ रहे हैं या उसका हेडेक हो रहा है या फिर बाद में बैलेंस लूज हो रहा है या उसको बोलने में दिक्कत हो रही या सुनने समझने में दिक्कत हो रही है या फिर शरीर का एक हिस्सा सुन पड़ रहा है या चेहरे का एक हिस्सा सुन पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो स्ट्रोक की तरफ जा सकता है या ऑलमोस्ट चला जा चुका है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई ब्रेन का इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से वो ये सब होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, आजकल मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है, जिससे काफ़ी समय रहते उसको ठीक किया जा सकता है। तो स्ट्रोक क्या है आम भाषा में, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, लकवा कहते हैं, यही स्ट्रोक है। ये क्यों होता है, उसका उपाय उपचार क्या है, उसका रिस्क क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आज हमने न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल रिवाइव एंड क्रिटिकल केयर सेंटर नागपुर के कंसल्टेंट और डायरेक्टर डॉक्टर नेहा गोयनका अग्रवाल को हमने यहाँ आमंत्रित किया और उनसे हम ये सारी बातें जानेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, प्लेजर। मैडम ये बताइए कि आमतौर पर स्ट्रोक की बात करते हैं, तो ये स्ट्रोक है क्या और आज उसको डिस्कस करने की क्या नौबत आई है? स्ट्रोक हम साधारण लोगों की भाषा में करें तो पैरालिसिस या ब्रेन अटैक, इसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। जब भी ब्रेन का कुछ भाग को ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाता है, चाहे वो नसों के चोक हो जाने की वजह से हो या नस फट जाने की वजह से हो, तो ब्रेन का वो भाग डैमेज हो जाता है। अब क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल ब्रेन में होता है, तो ब्रेन का जो भी भाग डैमेज होता है, वो जिस भाग को कंट्रोल कर रहा है वहाँ वीकनेस या वो भाग का फंक्शन होना कम हो जाता है। इसी को हम साधारण भाषा में पैरालिसिस या स्ट्रोक कहते हैं। तो इसको आज डिस्कस करने की ज़रूरत आन पड़ी है आज के ज़माने में। बिल्कुल, आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रोक जो है ये एक लीडिंग कॉज है डेथ का और डिसेबिलिटी का। इससे होने वाली जो विकलांगता है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 15 लाख केसेस इंडिया में हर साल होते हैं। यानी आंकड़ों को अगर आप देखोगे तो हर 1 सेकंड में 3 व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है। गुडनेस। तो इतना जब इसका सीवियरिटी है तो एक कॉमन मैन को उसके बारे में पता होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं। जो पेशेंट है वो हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। तो अगर ये साधारण जनता को इस बारे में नॉलेज होगा तो वो तुरंत उपचार कर पाएंगे और ये जो लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है उसे हम प्रिवेंट कर पाएंगे। जी, मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं हम कि 3D से बचना चाहिए, डैमेज टू द ब्रेन, डिसेबिलिटी एंड डेथ। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल हो जाता है। ये बताइए कि स्ट्रोक के टाइप्स कितने होते हैं? मुख्य रूप पे इसके 3 टाइप होते हैं। एक हो गया इस्चेमिक स्ट्रोक, यानी नस के चोक हो जाने की वजह से जो होता है। दूसरा है नस के फट जाने की वजह से जो होगा हेमरेजिक स्ट्रोक। और तीसरा एक TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं, जिसमें कुछ देर के लिए कहीं किसी भाग में वीकनेस या नमनेस महसूस हो रहा है लेकिन वो फुल्ली रिकवर हो जा रहा है। मतलब एक माइल्ड स्ट्रोक बोल सकते हैं? माइल्ड स्ट्रोक कह सकते हैं। स्ट्रोक जब भी हम कहेंगे यानी कुछ डैमेज हो चुका है। हाँ, इस्केमिक और ट्रांजिएंट मुख्य रूप पे 2 ही, इस्चेमिक और हेमरेजिक। सिम्टम्स क्या होते हैं मैडम? सिम्टम्स में जैसा आपने शुरुआत में ही कहा इंटरव्यू के, आंख के किसी भी भाग में वीकनेस होना, चाहे वो हाथों में हो, पैरों में हो, झुंझुनाहट होना, उसमें लकवे जैसा फीलिंग आना, चेहरा तिरछा हो जाना, बोलने में लड़खड़ाहट होना या फिर बोल ना पाना, दिखने में दिक्कतें आना, बॉडी के कोई भी जो सेंसरी फंक्शन है उसमें डिक्रीज होना या फिर बैलेंस जाना बॉडी का, ये सारे कॉमन लक्षण हैं जो स्ट्रोक की तरफ हमें पॉइंट करते हैं। जी, तो ये जो आपने कॉजेज़ के बारे में बताया कि एक तो इस्केमिक है और सेकंड हेमोरेज है, तो इसके अलावा और भी है कुछ ट्रांजिएंट के अलावा? नहीं, ये तो इसके टाइप्स हो गए। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जो हमें जिसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है। नहीं, मेरा मतलब एक जैसे थ्रोम्बोसिस सुना है एक वर्ड। इस्चेमिक और थ्रोम्बोसिस सेम चीज़ हो गई। सेम चीज़। हाँ, नस जब चोक हो जाती है उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। उसके वजह से जो स्ट्रोक हो रहा है उसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहा जाता है। और एम्बोलिज्म क्या होता है फिर? उसी के जो 2 टाइप है, नस चोक होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो गत्था वहीं नस में जमा हो रहा है या कहीं और पे गत्था था जो वहां आके फंस रहा है। अच्छा। अगर वहीं पर जमा हो रहा है तो उसे हम थ्रोम्बोटिक कहेंगे। अगर कहीं और जैसे हार्ट में कोई गत्था है जो वहां आके फंस रहा है उसे हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहेंगे। तो ये इस्चेमिक स्ट्रोक के ही 2 छोटे प्रकार हैं। जैसे हार्ट के बारे में जब हम सुनते हैं एक कॉमन वर्ड आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। तो वहाँ ये ब्रेन में भी होने के जी चांसेस? बिल्कुल, एक हार्ट अटैक से ही आप उसको, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक ये काफ़ी सिमिलर है। ये एथेरोस्क्लेरोटिक हो सकता है या फिर एम्बोलिक हो सकता है। जी, और इन्फ्लेमेशन
की बात है? जब भी वहाँ पर जाकर हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होने लगता है तो नसें चोक होती है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होने लगती है। फिर कुछ माइनर केसेस जैसे वैस्कुलाइटिस वगैरह रहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है नसों में, जिसके वजह से भी नसें चोक होना शुरू हो जाती है या उस सिकुड़ना शुरू हो जाती है। ये भी कभी कभार एक कारण हो सकता है स्ट्रोक अच्छा, का। मतलब इज इट पेनफुल? नो, इट इज़ नॉट एज सच, इट इज़ नॉट पेनफुल। द प्रोसेस आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नसें धीरे धीरे चोक हो रही है। और एन्यूरिज्म क्या होता है फिर? अन्यूरिज्म जो है, कह सकते हैं जो रक्त वाहिनी होती है वो अगर कहीं से बलून जैसा उसका बन जाए, अच्छा, उसे हम अन्यूरिज्म कहते हैं, है ना। वो जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाती है। रीजन क्या हो सकता है इसका? वो जेनेटिकली हो सकते हैं, मोस्टली वो जेनेटिकली होते हैं। कभी कभी उसके फटने की वजह से एसएच यानी सब एरिकनॉइड हेमरेज, ये भी एक टाइप प्रकार हो सकता है। जी, आप रिस्क फैक्टर्स की बात कर रही थी। जी। अब कोई भी डिसीज़ है, उसके कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। उसी तरह स्ट्रोक के भी रिस्क फैक्टर्स को हम दो मुख्य रूप में डिवाइड करेंगे। एक हो गए हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, एथनिसिटी हो गई, रेस हो गई हमारी, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर्स है। जैसे बढ़ती एज के साथ स्ट्रोक के इंसिडेंसेस बढ़ते जाएंगे। मेल फीमेल डिफरेंसेस है कुछ, जैसे मेल्स में स्ट्रोक का प्रमाण ज़्यादा है, सीवियरिटी और डेथ फीमेल्स में ज़्यादा है। उसी प्रकार अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स में स्ट्रोक की रिस्क ज़्यादा है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये हो गए हमारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मतलब जेनेटिक्स के कारण इट इज नॉन मॉडिफाइबल। यस, जेनेटिक्स और हमारी जो बिल्ट, अब हम हमारा एज, सेक्स, ये सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, तो दीज आर नॉन मॉडिफाइबल, दैट्स व्हाई। मॉडिफाइबल कौन से हो जाते हैं? मॉडिफाइबल कॉजेज यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, मोटापा, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल्स, देन स्मोकिंग, अल्कोहल, ये या फिर कभी कभी हम हार्मोनल सप्लीमेंट्स वगैरह जो लेते हैं, ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, क्योंकि इसे हम नियंत्रित रख सकते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डू दे प्ले एन डेफिनेटली डेफिनेटली एंग्जाइटी स्ट्रेस एक विशियस साइकिल है। एंग्जाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, बीपी अनकंट्रोल्ड होगा, एंड देन अगेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ेगा। तो ये तो हो गए सिम्टम्स की बात, रिस्क फैक्टर्स की बात है। हाउ टू ओवरकम दीज थिंग्स? रिस्क, जैसा हमेशा अपन कहते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Yeah. तो जब भी ये, क्योंकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट देयर आर दीज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नियमित रूप से हमें बीपी चेक करते रहना चाहिए, डायबिटीज, बीपी की दवाई रेगुलरली लेना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। जी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल्स, इन सबको कंट्रोल में किया जा सकता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट में या योगा, मेडिटेशन में इन्वॉल्व रहना चाहिए, जिससे स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रहे। जी मैडम, जब भी हम स्ट्रोक के बारे में सुनते हैं तो एक टेस्ट याद आता है, फास्ट टेस्ट। तो ये फास्ट टेस्ट है क्या, और उसका क्या कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंस क्या है, और कंसेप्ट ऑफ गोल्डन आवर भी आता है उसमें, व्हाट इज दिस? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। फास्ट जो है एक निमोनिक बनाया गया है, इसको हम सिंसिनाटी स्केल भी बोल सकते हैं। अब ले मैन को तो बहुत चीज़ें नहीं समझती, एक कॉमन जनता को ये सब चीज़ें नहीं समझती है, तो उनको क्योंकि स्ट्रोक के सिम्टम्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, उसके लिए एक निमोनिक है छोटा सा फास्ट। एफ यानी फेशियल असिमेट्री। जब भी आप अगर किसी के चेहरे को देख के अगर अचानक से तिरछापन आ जाता है, तो वो हो गया एफ। दूसरा, दोनों हाथ उसको सामने रखने बोलेंगे, अगर एक हाथ नीचे झुक जा रहा है, दूसरे हाथ से कोप अप नहीं कर पा रहा है हमारा दूसरा हाथ, यानी उसको एक आर्म में वीकनेस है, तो ये हो गया ए। एस यानी स्लरिंग ऑफ स्पीच, उसको एक कोई भी एक सेंटेंस कहने बोले, अगर वो बोल नहीं पा रहा है या फिर लड़खड़ा रही है उसकी जबान, तो ये हो गया एस पॉजिटिव। और टी इज फॉर टाइम, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, इट इज टाइम, यू नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन, क्योंकि ये स्ट्रोक हो सकता है। हरी अप। यस, हरी अप, टाइम इज ब्रेन। व्हाट इज दैट गोल्डन आवर? आपने गोल्डन आवर, राइट, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्ट्रोक जो है, इससे काफ़ी लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो सकती है, यानी इसकी डिसेबिलिटी बहुत लंबी हो सकती है, तो इसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। अब ब्रेन जो हमारा डैमेज हो रहा है, उसको सेव करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसे स्ट्रोक जब होता है, नस चोक होने की वजह से होता है, तो एक भाग जो है वो पूरी तरह डैमेज है, पर आजू बाजू में कुछ हद तक ब्लड सप्लाई बरकरार रहता है। अगर हम टाइमली इंटरवीन करें, तो वो जो कुछ ब्लड सप्लाई जो कम जो एरिया को हो रहा है, उसे हम ब्लड सप्लाई वापस पहुंचा सकते हैं और उस एरिया को हम बचा सकते हैं, ताकि जो स्ट्रोक के सिम्टम्स है वो रिवर्ट हो जाए, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल हो जाए। ये हमें इसे क्लॉट की वजह से जब होता है, ये बेसिकली इस्केमिक स्ट्रोक के लिए होता है, क्लॉट को पिघलाने के लिए दवा देनी पड़ती है। ये दवा जो हम है सिर्फ शुरू के 3 घंटों में ही दे सकते हैं, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है। ज़्यादा में ज़्यादा उसको एक्सटेंड करके 4.5 घंटे तक के हम
एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब दैट क्लॉट डिसॉल्व्स ऐसा कुछ होता है? क्लॉट डिसॉल्व करने की दवा हम देते हैं जिससे वो क्लॉट पिघल जाता है, बट 3 से 4.5 घंटे के बाद इस दवा का कोई रोल नहीं बचता, जो डैमेज है वो परमानेंट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन आवर कि यस, दैट इज व्हाई द टी इज देयर, लास्ट टी इज फॉर दैट, एक्ट फास्ट, टाइम इज मनी, टाइम इज ब्रेन। मैडम, ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके अगर जी, if it is not कॉम्प्लिकेशंस आप taken? मुझे पूछोगे, एक तो मैंने बताया है कि लंबे समय तक के वीकनेस रह सकती है, पैरालिसिस रह सकता है, उसके बाद झटके, अगर ब्रेन में सूजन बढ़ सकती है। ये कुछ एक्यूट और क्रोनिक, इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। इमीडिएटली हम ध्यान ना दें तो सूजन बढ़ सकती है, स्ट्रोक बढ़ सकता है, जिसके वजह से अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। ये हो गया इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा लंबे समय तक क्योंकि स्ट्रोक चलता है तो इसमें निगलने की शक्ति वगैरह हैम्पर हो जाती है, जिसके कारण जो बलगम है वो श्वास नलिका में फंस के एस्पिरेशन जो आप कहते हैं या निमोनिया कहते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बेड सोर्स हो सकते हैं लॉन्ग समय में पेशेंट को। लंबे समय तक के पेशेंट डिसेबल या बेड रिडन रह सकता है, डिपेंडेंट रह सकता है। स्ट्रोक के कई पेशेंट्स को देखा है मैंने जहाँ उनका बाउल और ब्लैडर मूवमेंट्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो कैन दैट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल? वो इमीडिएटली अंडर कंट्रोल, जैसा मैंने बताया, अगर हमने इमीडिएटली एक्ट किया है विदिन 3 to 4.5 आवर्स तो काफ़ी हद तक हम ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट एक बार अगर जो हो जाए तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिकवरी। जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, उसको रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये ऐसे पेशेंट्स को लंबे समय तक के कैथेटर लगाकर रखना पड़ सकता है। बोन डेंसिटी पर कुछ फर्क पड़ता है? बोन डेंसिटी पर डायरेक्ट कोई फर्क नहीं है, बट क्योंकि पेशेंट डिपेंडेंट रहता है, मोबिलिटी कम होती है, इस वजह से उसके बोन डेंसिटी और मसल इस पे साइज पे फर्क पड़ता है। एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं होता, मोबिलिटी उतना नहीं है। हमारी मसल्स और बोन जितना एक्टिव रहेगी उसका स्ट्रेंथ और मोबिलिटी उतना मेंटेन रहेगा। इनएक्टिव होती है तो धीरे धीरे वो स्पाज्म और एट्रोफी में चलने लगता है। वेयर डू यू कैटेगराइज जैसे swallowing प्रॉब्लम जो आता है, मतलब निगल नहीं पाते हो, जी, तो इज इट एक्यूट और इट्स एन इमीडिएट प्रॉब्लम है एंड इट स्टेज फॉर लॉन्ग। अच्छा, इसीलिए कभी कभी जो मरीज होते हैं स्ट्रोक के, उनको हमें वेंटिलेटर पे या मुंह से ट्यूब डालकर रखना पड़ता है, ताकि ये जो बलगम है उनके श्वास नलिका में फंस के कुछ मिसहैप ना हो या अचानक से मृत्यु का कारण ना बने। मैं इससे पूछा कि एपनिया का एक प्रॉब्लम आता है। हाँ जी, बिल्कुल वही मैंने बताया कि कभी कभी ये श्वास नलिका में फंस सकते हैं, जिसके कारण आपका श्वास नलिका ब्लॉक हो सकता है और इमीडिएटली डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसे मरीजों को एयरवे प्रोटेक्ट करना कहते हैं हम उसको, तो ट्यूब डालकर हमें रखना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पर हमें रखना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर ब्रेन स्टेम जो हमारे होता है, ब्रेन का ये एक पार्ट होता है वो, जहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन और कार्डियक सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर वहाँ पे कभी वो सेंटर पे अगर स्ट्रोक होता है तो रेस्पिरेशन हैम्पर हो सकता है, कार्डियक एक्टिविटी हैम्पर हो सकती है। तो ऐसे मरीजों को भी वेंटिलेटर की ज़रूरत लंबे समय तक पड़ सकती है। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं मैडम, और वो है डायग्नोसिस। तो आजकल मॉडर्न मेडिसिन में बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है, एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो व्हाट आर योर डायग्नोस्टिक टूल्स या मेजर्स? जी, तो इसके डायग्नोस्टिक टूल्स में इमीडिएटली हमें एक सीटी और एमआरआई हेल्प करता है। अगर पेशेंट विंडो पीरियड के अंदर आता है तो एमआरआई से बेटर हम सीटी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्विकली हो जाता है, एमआरआई टेक्स टाइम और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। बट डिटेल इवैल्यूएशन के लिए अगेन हमें एमआरआई करना ज़रूरी होता है, साथ में एमआर एंजियोग्राफी, यानी ब्रेन की जो नसें हैं, गर्दन की जो नसें हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसका ये देखने के लिए एंजियोग्राफी भी हमें करनी पड़ती है, ब्रेन एंजियोग्राफी। जी, इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिव डायग्नोसिस के लिए, मतलब सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस लगती है, जैसे हार्ट की सोनोग्राफी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, डायबिटीज़ का लेवल, फॉर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। वो भी मॉनिटर करते हैं आप लोग? वो जी बिल्कुल। व्हाट इज डीएसए देन? डीएसए इज डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। हाँ, ये कहाँ? जो आपने पहले पूछा कि अन्यूरिज्म क्या होता है, अच्छा। तो ऐसे केसेस में कभी कभी हमें डीएसए करना पड़ सकता है। व्हाट अबाउट पेट? पेट स्कैन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और लंबर पंक्चर की बात करते हैं हम, उसका भी बहुत रोल इसमें नहीं है। स्पाइनल टैप जो नहीं, ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में सबएरेक्नोइड हेमरेजेस में लोग करते थे, बट एज सच स्ट्रोक के पेशेंट में फ़िलहाल कोई रोल नहीं है उसका। टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, वी विल गो टू ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। तो क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है आज के ज़माने में? स्ट्रोक के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रोक जो है वो मैनेज करने के लिए एक मल्टी मोडालिटी अप्रोच लगता है, और आइडियली इसे एक आईसीयू सेटअप में ही मैनेज करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा है, पेशेंट को श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, वेंटिलेटर पर मरीज़ जा सकता है। इसे हमें इमीडिएट
इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइज करना होता है, थ्रोम्बोलाइसिस के बाद कभी कभी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है तो उसे सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा सेंटर जहाँ पर ये सारी सुविधाएं एक छत के नीचे अवेलेबल हो, लाइक ICU, न्यूरो बैकअप, ऐसे ही जगह पर हमें आइडियली स्ट्रोक को मैनेज करना चाहिए। Like Neurospine Hospital. All facilities under one roof. Yes, we have all facility under our roof. What are the medicine? If the patient reaches to us within the window period, तो हम उसे थ्रोम्बोलाइज करते हैं with drugs called RTPA, recombinant tissue plasminogen activators. आप कह सकते हैं साधारण भाषा में क्लॉट पिघलाने की दवा। इसका लेकिन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है 3 से 4.5 घंटे तक ही हम ये इसे दे पाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस होती है जो 6 से 24 घंटे तक हम कर सकते हैं, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। वायर डाल के वो क्लॉट को रिट्राइव करना, उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहा जाता है। ये एक प्रोसीजर की जा सकती है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है, मतलब ऑलमोस्ट हम उसके लक्षण हुए हैं स्ट्रोक के, वो रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर हमारा ये विंडो पीरियड जा चुका है तो इसके बाद का हमारा ट्रीटमेंट रहता है एंटीप्लेटलेट्स और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा। ये उसका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है, जैसे सूजन कम करने की दवा, झटके ना आने की दवा। इसके साथ साथ ही क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट यानी BP, शुगर, ये सब चीज़ों का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रोक के पेशेंट में, और वो उसके टाइप के हिसाब से वेरी होते रहता है। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो BP का कंट्रोल अलग हिसाब से करना होता है, अगर हिमरेजिक स्ट्रोक है तो BP का कंट्रोल अलग डायरेक्शन में जाता है। तो ये सारे ICU के पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक्सेस ब्लड कहिए या फ्लूइड कहिए, उसको ड्रेन करने का कोई प्रोसीजर है? जो स्ट्रोक होते हैं, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, जो पूल्ड अप ब्लड है, पूल्ड अप ब्लड नहीं होता है वो बेसिकली। पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक्स जो रहते हैं उसमें हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। हाइड्रोकेफेलस क्या रहता है, वहाँ पे जो है हमारा जो स्पाइनल मतलब ब्रेन में जो फ्लूइड होता है उसे जाने का रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से एक्सेस फ्लूइड वहाँ जमा हो सकता है, जिसे हाइड्रोकेफेलस कहा जा सकता है। इसमें कभी कभी हमें एक शंट नाम का एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ सकता है, जिसमें हम एक पाइप डालते हैं जो वो पानी को ब्रेन से डाइवर्ट करके पेट की तरफ ले जा लेता है, ताकि वो प्रेशर कुछ हद तक कम हो। ये एक सर्जिकल रोल हो गया। इसके अलावा कभी कभी सूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से, आजू बाजू का ब्रेन फूलने लगता है। अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है तो वो श्वास का जो सेंटर है हमारे उस पर अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन स्टेम, जैसा कि मैंने बताया। तो कभी कभी इन मरीजों में डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी यानी हड्डी को हटाना पड़ सकता है ब्रेन की, ताकि वो सूजन बढ़े ना और वाइटल जो स्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज ना हो। बट सिंस दिस इज अ परमानेंट डैमेज, तो ये ऑन अ डेली रूटीन करना पड़ता है फ्लूइड ड्रेन करना होगा? नहीं, इसे डेली रूटीन में नहीं करना पड़ता है। ये हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ता है पेशेंट को। कभी कभार अगर सुस्ती बढ़ती है पेशेंट की तो अगेन वी रिपीट अ CT स्कैन, एंड इन दैट इफ वी फाइंड कि वो हाइड्रोकेफेलस लग रहा है पेशेंट को, या फिर इडीमा काफ़ी बढ़ रहा है जो हमारे एंटी इडीमा मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम सर्जिकल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन जब रहती तो उसका जो स्ट्रोक के चांसेस अगर है या डायबिटीज हाइयर है तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन 2 पर्टिकुलर फैक्टर्स मेंशन किया जाता है जो बुक्स, मेडिकल बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी या फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ द डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ये ज़रा रिस्की होता है या क्रिटिकल होता है? यस, प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है वो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है। थोड़ी हाइपर कोएगुलेबल यानी ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा आते हैं बॉडी में कि कहीं कहीं क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। स्पेशली जब अगर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है तो कुछ और चीज़ें जैसे कि प्रेस यानी ब्रेन में अचानक से सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, स्पेशली पोस्टीरियर भाग में ब्रेन के, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी रिस्क रहता है प्रेगनेंसी में, पर्टिकुलरली अगर आपको BP बहुत ज़्यादा है आपका प्रेगनेंसी में तो, या कुछ और जेनेटिक फैक्टर्स जो और हाइपर कोएगुलेबल यानी ब्लड को गाढ़ा करने वाली अगर और कुछ चीज़ें हैं उस वजह से रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो व्हाट अबाउट द रिकवरी प्रोसीजर्स? एज आई सेड कि ये जो डैमेज रहता है वो लंबे समय तक रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को रिकवरी में काफ़ी समय लगता है। और रिकवरी के साथ साथ मैं कहूँगी कि इन्हें रिहैबिलिटेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डैमेज हो गया है वो काफ़ी दिनों तक रहता है, तो हम उसको कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर पाते, पर उसी डैमेज के साथ हम उसको कैसे फंक्शनली पेशेंट को एक्टिव कर सकते हैं और समाज में वापस जोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, वी शुड कीप इट अंडर कंट्रोल, वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। एक तो पहले कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने हैं, जैसा कि मैंने बताया इससे कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे होते हैं। एस्पिरेशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ब्लैडर बॉवल का कंट्रोल चला जाता है, तो फ्रीक्वेंटली वहाँ पर कैथेटर करके रखने से इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में करनी पड़ती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारे लोगों को इन्वॉल्व करके एक होलिस्टिक अप्रोच पेशेंट को देना पड़ता है, जिससे वो वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ सके। मैडम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक टेक होम मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, तो वो क्या रहेगा?
जैसा कि हमने आज डिस्कस किया, स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, बट हर चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो प्लीज़ फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सभी चीज़ को नियंत्रित रूप से चेक करते रहें, उसे कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। फास्ट को हमेशा याद रखें। फेशियल असिमेट्री, आर्म ड्रिफ्ट, स्पीच डिस्टर्बेंसेस, और अगर इनमें से कुछ भी लगता है तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। Thank you so much. It was a pleasure talking to you. It was a pleasure to have me here.